प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। आप बीपीएससी 67वीं के तहत सामान्य विज्ञान के लेक्चर 4 में उपस्थित हैं और मैं आपसे बता दूं कि आज सुशासन दिवस है। भारत के संदर्भ में देखें तो वैश्विक स्तर पर देखें तो आज क्रिसमस डे है और कुछ लोग आज तुलसी दिवस भी मनाते हैं, तुलसी दिवस भी है। तो मैं आप सबको इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। और बात करूं तो क्रिसमस डे या 25 दिसंबर के अवसर पर हमारे संस्थान द्वारा क्रैश कोर्स में विशेष छूट उपलब्ध कराया गया है। 399 का जो कोर्स है उसे मात्र 99 रुपए में, जितना रुपया हम एक बार दुकान पे बैठकर चाय नाश्ता कर लेते हैं, मात्र उतने कम रुपए में यह क्रैश कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार से संबंधित या हम कहें तो बिहार को भी अगर हम छोड़ दें तो एक बीपीएससी जो एग्जाम लेता है विशेष रूप से 67वें एग्जाम को लेकर, तो इसमें जो कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, जहां कहीं से भी पूछे जाते हैं, जिस विषय से, जैसे सामान्य विज्ञान तो पढ़ने ही आप जा रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी सर्वे उसके अंदर है, तमाम सारे बिहार के जो व्यक्तित्व हैं इन सबको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इस क्रैश कोर्स को खरीद सकते हैं। एक बात और, इस क्रैश कोर्स के द्वारा इतने कम मूल्य में केवल आप बीपीएससी नहीं, अगर कोई अदर स्टेट एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए यह उतना ही फायदेमंद है जितना कि बीपीएससी के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तो खरीदेंगे ही, साथ साथ अपने परिवार के बच्चों, परिवार के जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी प्रतियोगी है एक तरह से, उन तक आप ये बात पहुंचाएंगे और इसके द्वारा उन्हें लाभान्वित करेंगे, इस कोर्स के द्वारा उन्हें लाभान्वित करेंगे। आप भौतिक विज्ञान के तहत, इससे पहले हम एक बात करें तो भौतिक विज्ञान में मात्रकों के तमाम सारे विभिन्न यंत्र तथा प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान में आप द्रव्य और उससे संबंधित भौतिक विज्ञान के तहत भौतिक रसायन हम इसे कहें तो यह बेहतर है। तो भौतिक रसायन के तहत हम इन सब का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले द्रव्य है और द्रव्य के गुण हैं। तो हम द्रव्य कहेंगे किसे? हमारे सामने पहला प्रश्न यह उठता है कि हम द्रव्य कहेंगे किसे? तो दोस्तों, द्रव्य की बात करें तो द्रव्य से द्रव्यमान बना है, द्रव्यमान बना है, अर्थात जिस वस्तु में या जिस किसी भी वस्तु में द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी द्रव्यमान हो तथा वह द्रव्यमान होगा तो वह स्थान भी घेरेगी। जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा तो वह स्थान भी नियत करेगी, स्थान घेरेगी, तो वह वस्तु, भौतिक वस्तु जो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। सबसे पहले अब द्रव्य के गुण की बात करें कि द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं। यहाँ तो हमने देखा कि द्रव्यमान जिसमें है और तथा जो स्थान घेरे उन्हें हम द्रव्य कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के अब गुण कौन कौन से हैं, द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं, तो इसकी हम चर्चा करें तो द्रव्य से पहले हम एक और बात पे आते हैं, इस ब्रह्मांड के संदर्भ में। तो इस ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है या जो रचना हुई है वह दो तत्वों से मिलकर हुई है। पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। इस ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है वह द्रव्य और ऊर्जा से हुई है, अर्थात जो ऊर्जा नहीं है वही क्या है? द्रव्यमान है। पहला हमने परिभाषा बताया कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो वह द्रव्य है, और इस ब्रह्मांड का विकास द्रव्य और ऊर्जा के द्वारा हुई है, अर्थात जो ऊर्जा नहीं है इस ब्रह्मांड में वह संपूर्ण कुछ, सब कुछ क्या है? द्रव्य है। इसकी चर्चा हम प्लाज्मा अवस्था, जब हम द्रव्य की चौथी अवस्था जब हम पढ़ेंगे तो प्लाज्मा अवस्था में हम इस द्रव्य और ऊर्जा के समीकरण को समझेंगे कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में क्या समीकरण है। और यह क्लास बीपीएससी के लिए, आप विशेष रूप से बीपीएससी 67वें के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहिए और इसे देखिए कि द्रव्य और ऊर्जा, हम प्लाज्मा अवस्था के तहत इसे पढ़ लेंगे। हम पहले आते हैं कि द्रव्य के गुण क्या हैं। तो द्रव्य के गुण की बात करें तो पहला गुण यह है कि द्रव्य कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहें तो परमाणु कह सकते हैं। यानी
द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हम देखें, यानी द्रव्य का निर्माण, द्रव्यों का निर्माण कणों, सूक्ष्म कणों के मिलने से होता है। दूसरा देखें तो इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी ये जो कण होते हैं ये आपस में बंधे हुए होते हैं, इनमें आकर्षण बल होता है, लेकिन सब कुछ के बावजूद इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। तीसरा जो है, इनमें गतिज ऊर्जा, ये जो कण होते हैं ये गतिशील होते हैं, इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो जो कण होते हैं, कण गतिशील अवस्था में होते हैं। और अगर हम चौथा कहें तो इन कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। एक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं तो इन कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ध्यान दीजिए कि द्रव्य के गुण अगर देखें तो द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर निर्मित होते हैं। इन कणों के मध्य एक रिक्त स्थान होता है। इन कणों में गतिशीलता पाई जाती है, गतिज ऊर्जा होती है, और जो कण होते हैं एक दूसरे पर आकर्षण शक्ति लगाते हैं। तो इस तरह के द्रव्य के ये विशेष गुण हो गए। अब हम बात करें गुणों से आगे बढ़ें तो इन गुणों के आधार पर ही द्रव्य की अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं द्रव्य की अवस्थाओं के संबंध में कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो पहला दोस्तों, द्रव्य की जो अवस्था है वह ठोस है। द्रव्य की पहली अवस्था क्या है? ठोस है। अब ठोस अवस्था किसे कहेंगे? तो ठोस अवस्था वह है जिसमें निश्चित आकार हो, द्रव्य में निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित सीमाएं, स्पष्ट और निश्चित सीमाएं होती हैं। स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस का निश्चित आकार होता है, अस्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है तथा अत्यधिक घनत्व होता है। और गतिज ऊर्जा जो होती है इनके कणों की, जो गतिज ऊर्जा होती है वह न्यून होती है, कम होती है। यानी कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे हम लोहा ले लें या पेंसिल ही ले लें, या आप जो कैमरा लेकर बैठे हुए हैं, जो मोबाइल एंड्रॉयड आपके जो हाथ में है, वह एक ठोस वस्तु है। तो आप देखेंगे कि आपके एंड्रॉयड का जो आकार है वह निश्चित है, उसका जो शेप है वह निश्चित है। दूसरी बात कि उसकी जो आकार की जो सीमाएं हैं कि एंड्रॉयड की यह सीमा है 2 इंच या 4 इंच वह लंबा है या 6 इंच चौड़ा है, जो कुछ भी उसकी चौड़ाई लंबाई है, ये क्या है? उसकी स्पष्ट सीमाओं की व्याख्या करती हैं कि 4 इंच चौड़ा है, 2.5 इंच, 6 इंच लंबा है, या जो कुछ भी उसका जो आकार है, उसकी सीमाएं हैं, इनका मापन स्केल द्वारा किया जा सकता है। तो इन्हें स्पष्ट इनकी सीमाएं होती हैं। अगला, इनका जो आयतन होता है वह भी निश्चित होता है। हम बात करें तो इनका जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। इस घनत्व के अधिक होने का महत्व जो कारण है वह इसकी गतिज ऊर्जा का कम होना है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी कम होती है
कि वे दूर दूर वो नहीं जा पाते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, कम होने के कारण बहुत दूर कम तक दूरी तक गति करती हैं और एक दूसरे के पास बनी रहती हैं। इन कणों के एक दूसरे के पास बने होने के कारण इन कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह अत्यधिक होता है, जिसके कारण अत्यधिक आकर्षण बल के कारण इनका जो घनत्व भी होता है अधिक होता है। और यही घनत्व और कम आकर्षण कम गतिज ऊर्जा के कारण इनका आकार निश्चित होता है और इनकी सीमाएं भी निश्चित होती हैं। आकार और सीमाओं की व्याख्या आप न्यूनतम कणों की गतिज ऊर्जा से कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के आकार, उसकी सीमा, उसके घनत्व की गणना आप उस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा से कर सकते हैं। दूसरी अवस्था जो है वह द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था हम किसे कहेंगे, तो इनका जो आकार होता है ठोस में निश्चित होता है, लेकिन द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित आकार यानी द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसकी ठोस की अस्पष्ट सीमाएं होती हैं, लेकिन द्रव की सीमा तो होती है लेकिन वह परिवर्तनशील होती है। तो द्रव की सीमाएं जो होती हैं वह परिवर्तनशील होती हैं। अब हम बात करें आयतन की, तो इनका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। आकार ठोस की अपेक्षा ठोस में आकार जो है निश्चित है, द्रव में आकार अनिश्चित है। इसकी जो सीमाएं हैं वो परिवर्तनशील हैं। इसका जो आयतन है तो निश्चित आयतन होता है। तथा घनत्व की बात करें तो ठोस से इनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। घनत्व इनका ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा इनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है और ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इनके कणों के बीच ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण ये जो कण हैं एक दूसरे से टकराते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टक्कर मारकर एक दूसरे से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जल को अगर हम यहाँ से अगर प्रवाहित करें तो इनमें प्रवाह का गुण पाया जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा जल। ठोस में प्रवाह का गुण नहीं होता है, लेकिन द्रव में प्रवाह का गुण होता है, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा अधिक है। गतिज ऊर्जा होने के कारण ये तेजी से भागती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। इसी प्रवाह के कारण इनका जो घनत्व होता है वह कम होता है, लेकिन आयतन जो है वह तो निश्चित रहता है। इनका जो सीमाएं होती है वो परिवर्तनशील होती हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी आधार पर अगर जल गिरा दिया जाए तो किनारों पर कोई सीमा यानी परिवर्तन करती हुई टेढ़ी मेढ़ी किसी तरह से वो सीमा बनाती हुई आगे चली जाती हैं। तो इनकी जो सीमाएं होती है वो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का कारण यह है कि इनकी गतिज ऊर्जा क्या है, ठोस की अपेक्षा अत्यधिक है। आकार अनिश्चित है। जिस बर्तन में हम इन्हें रखते हैं उसी बर्तन का आकार ये ग्रहण कर लेती हैं। मैंने अगर किसी पात्र में पानी रख दिया जाए, दूध रख दिया जाए या शहद रख दिया जाए तो ये क्या होंगी, उसी पात्र का रूप आकार ग्रहण कर लेंगे। तो इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जितनी जो विशेषताएं ये दिखाई गई हैं ये सारी विशेषताएं अगर किसी में पाई जाएंगी तो वह द्रव्य की द्रव अवस्था कहलाएगी, यानी पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाएगी। अब हम बात करें गैसीय अवस्था की। पदार्थ की गैसीय अवस्था की अगर हम बात करें तो गैसीय अवस्था में जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। सीमाएं जो होती हैं वह अनिश्चित होती हैं तथा आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी आकार, सीमाएं, आयतन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करें तो इनका घनत्व भी कम होता है। घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व भी एक तरह से कहें तो अनिश्चित ही होता है, कहीं घनत्व अधिक कहीं कम, और कई बार घनत्व सम भी होता है। तो इनके घनत्व में, जैसे वायु का अगर घनत्व देखें तो वायु में कई सारे
पदार्थ, कई सारी गैस मिले हुए हैं, तो इस तरह से उनका लेयर बन जाता है। तो वायु का घनत्व तो क्या है, अलग अलग दिखाई देता है। तो इनका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, और इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इनके कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वह सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिए, गैसीय अवस्था में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होने के कारण ये पदार्थ के कणों के बीच कम आकर्षण बल लगता है और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और ये इतनी दूर दूर तक फैल जाते हैं। अभी कोई गैस अगर फैलाया जाए या हाइड्रोजन गैस फैलाया जाए तो उसकी कोई सीमा हमें दिखाई नहीं देगी, सीमाएं खत्म हो जाती हैं, आकार भी उसका कुछ नहीं होता है और आयतन भी उसका अनिश्चित होता है। यानी ये सब कुछ, आकार, सीमा और आयतन अनिश्चित हो जाते हैं, घनत्व भी एक तरह से कहें तो अनिश्चित होता है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वह सर्वाधिक होती है। तो इस तरह से यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। तो पदार्थ की हम सामान्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की हम सामान्य रूप से ठोस, द्रव और गैसीय 3 अवस्थाएं पाते हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर पर या हमारी पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं। लेकिन इन तीनों के बाद 2 पदार्थ की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं सामान्य हैं जिन्हें सारे लोग जानते हैं, लेकिन इन 3 अवस्थाओं के अलावा द्रव्य की अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं और हैं जिन्हें हम विशिष्ट अवस्था कह सकते हैं। तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वे कौन कौन से हैं जिन्हें हम विशिष्ट अवस्था कहेंगे। तो पहला है प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा अवस्था पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है, एक विशिष्ट अवस्था है, और यह जो होता है आयनीकृत गैसों में पाया जाता है। आयनीकृत गैसों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा, आयनीकृत गैसों में इनकी उपस्थिति होने के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह सर्वाधिक होती है, यानी गैसीय अवस्था से भी अत्यधिक होती है। यानी आयनीकृत गैस होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, और ये जो ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा, ये तीव्र होती है, तथा तीव्र होने के कारण इनमें एक उद्दीपन पाया जाता है। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना द्रव्य और ऊर्जा से हुई है, द्रव्य और ऊर्जा से हुई है। जो प्लाज्मा अवस्था है पृथ्वी के लिए तो दुर्लभ है, पृथ्वी पर विशेष परिस्थितियों में पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में अगर हम देखें, संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्लाज्मा अवस्था का आधिक्य है। आप कहेंगे पृथ्वी पर इतना दुर्लभ है तो ब्रह्मांड में आधिक्य कैसे है? तो देखिए, प्लाज्मा अवस्था होने के कारण ही तारों में प्रकाश है, प्लाज्मा अवस्था के कारण ही सूर्य में प्रकाश है। हम पढ़ते आए हैं कि सूर्य में प्रकाश संलयन के कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है, लेकिन वह नाभिकीय संलयन क्या है? आयनीकृत गैसों का पुंज है, आयनीकृत गैसों का पुंज है, और आयनीकृत गैसें ही क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और इस तरह से हम देखेंगे, जब सूर्य को पढ़ते हैं तो सूर्य की प्लाज्मा अवस्था भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो हम अगर देखें तो प्लाज्मा अवस्था ब्रह्मांड की एकदम साधारण या सामान्य अवस्था है, लेकिन पृथ्वी के लिए विशिष्ट अवस्था है। और ध्यान दीजिएगा, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। बात हम कर ले अगर सूर्य की, तो सूर्य में यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में कौन सा ऊर्जा कहां से आती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा आती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा आती है। तो नाभिकीय संलयन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं, और जब 2 ड्यूटेरियम के परमाणु एक साथ मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से 2 हल्के नाभिक, ध्यान दीजिएगा, 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक को जन्म देते हैं। तो जब 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक को जन्म देते हैं तो इन दोनों के द्रव्यमान के बीच अंतर पाया जाता है। जैसे अगर हम कहें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अगर संलयन होगा तो हीलियम पैदा होता है। तो अगर 2 हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान हम निकाल लें और हीलियम के द्रव्यमान को देखें तो 2 हाइड्रोजन से ही हीलियम बना है, लेकिन हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, 2 हाइड्रोजन का जो संयुक्त द्रव्यमान है उससे हीलियम का जो द्रव्यमान है वह कम है।
आखिर कम क्यों है? जब द्रव्यमान वही है, उसी से जब हीलियम, हाइड्रोजन से ही जब हीलियम बन रहा है, तो आखिर उसका द्रव्यमान कम क्यों है हीलियम का? तो ध्यान दीजिएगा, यह द्रव्यमान कम इसलिए हो जाता है कि दो द्रव्य तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके बीच ऊर्जा का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, ऊर्जा निकल रही है, और यह ऊर्जा निकलने के कारण ही उनके द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है। तो प्रत्येक द्रव्यमान में ऊर्जा सन्निहित है। यदि हम लकड़ी को जलाएं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, हमें उसमें और प्रकाश मिलेगा। तो यानी प्रत्येक जो द्रव्य है उसमें ऊर्जा क्या है? सन्निहित है, और यही ऊर्जा निष्कासित होती है। यही कारण है कि द्रव्यमान का क्षय हो जाता है, लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप जानते हैं कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पिछले क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं कि कौन से यंत्र जो हैं किस ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। डायनामो, मीटर, विद्युत मोटर, बात करें तो माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सारे यंत्र क्या हैं? ऊर्जा के रूपांतरण के यंत्र हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो ऊर्जा का यह जो निष्कासन हो रहा है, यही कारण है कि दो अगर हल्के अगर द्रव्यमान के अगर परमाणु मिलते हैं और एक बाहरी अणु बनाते हैं, तो उनके द्रव्यमानों के बीच अंतर पाया जाता है, और यह अंतर ऊर्जा के निष्कासन के कारण होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और सूर्य में क्या होता है? यही ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण हमें प्रकाश मिलता है। तो प्लाज्मा अवस्था ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तरह से प्रकाश का स्रोत है। नाभिकीय संलयन उनकी एक अभिक्रिया है, जिनमें आयनीकृत गैसों का पुंज होता है। तो अगर हम बात करें फ्लोरेंस ट्यूब की, अगर हम बात करें तो फ्लोरेंस ट्यूब जब हम घर में जलाते हैं तो वह प्रकाश उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब जब हम जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है। इसमें रहता क्या है? इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम देखते हैं तो इसमें हीलियम भरा होता है या फिर पारा भरा होता है, पारे का वाष्प भरा होता है, और ये क्या होती हैं? आयनीकृत हो जाती हैं। जब उस ट्यूब में विद्युत धारा छोड़ी जाती है, विद्युत ऊर्जा का जब प्रवाह किया जाता है, तो जो हीलियम होता है या जब पारा होता है, जो पारे का वाष्प होता है, वह आयनीकृत हो जाता है, और आयनीकृत होने के कारण वह चमकीला प्लाज्मा को उत्पन्न करता है, और वही चमकीला प्लाज्मा हमें प्रकाश देता है। जैसे ट्यूबलाइट से जो हम प्रकाश पाते हैं, यह प्लाज्मा अवस्था के कारण ही ट्यूबलाइट से हमें प्रकाश मिलता है। नियॉन बल्बों में नियॉन गैस भरा होता है, और जब नियॉन बल्ब में जब विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है, तो नियॉन बल्ब आयनीकृत गैस के रूप में परिवर्तित होता है, और यह एक चमकीला प्लाज्मा के रूप में चमकने लगता है, और वह प्लाज्मा की ऊर्जा ही या और प्रकाश ही हम तक पहुंचती है। तो इस तरह से हम दैनिक जीवन में फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब में प्लाज्मा अवस्था या आयनीकृत गैसों द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करें तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था या बोस आइंस्टीन संघनन की अवस्था। आखिर यह बोस आइंस्टीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ दो नाम जुड़े हुए हैं। बोस से भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध है, जिन्होंने 1920 ईस्वी में पदार्थ के पांचवी अवस्था की गणना की थी, संकल्पना की थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहला नाम किसका है? बोस का है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने, भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ के पांचवी अवस्था की गणना की थी 1920 ईस्वी में। बाद में आइंस्टीन ने यह घोषणा की कि पदार्थ की पांचवी अवस्था इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, और यही कारण है कि उन दोनों लोगों के नाम पर इस
संघनन को, कंडेंसेट को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है या BEC कहा जाता है, BEC कहा जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए ध्यान दीजिएगा 2001 ईस्वी में, पदार्थ की पांचवी अवस्था में 1 ईस्वी में एरिक ए कर्नेल को भौतिकी का, एरिक ए कर्नेल के साथ 2 अन्य वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान दिया गया। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल सम्मानों से, तो ध्यान दीजिएगा 2001 ईस्वी में एरिक ए कर्नेल के साथ 2 अन्य वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल दिया गया पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को प्राप्त करने के लिए। इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था को इन्होंने बनाकर दिखाया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। आखिर ये होती क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो वायु का जो सामान्य घनत्व है या गैसों का जो सामान्य घनत्व है, इसका अगर 1,00,000वां हिस्सा, इस सामान्य घनत्व का, वायुमंडल के सामान्य घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा घनत्व अगर हम ले करके सामान्य ताप पर अगर उसे हम ठंडा करें तो हमें यह बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होता है। और यह पदार्थ की वह अवस्था ही द्रव्य की पांचवी अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 2001 ईस्वी में एरिक ए कर्नेल को इस अवस्था पर शोध करने के लिए, इस अवस्था को बनाकर दिखाने के लिए इनके साथ 2 अन्य वैज्ञानिकों को भी भौतिकी का नोबेल सम्मान प्रदान किया गया। तो इस तरह से यह जो आपका टॉपिक था पदार्थ की अवस्थाएं, तो ये 5 अवस्थाएं थी पदार्थ को जिन्हें आपने पढ़ा। हम आगे बात करें तो द्रव्यों का वर्गीकरण है। द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाओं के बाद द्रव्यों का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण है। तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में हम बात करें तो ब्रह्मांड में 2 रूपों में हमें पदार्थ पाए जाते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं कि द्रव्यों के वर्गीकरण में। अब ध्यान दीजिए, हम ग्राफ बना रहे हैं। पहला, अगर हम यहाँ द्रव्य लिखें तो हम एक ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ शुद्ध ग्राफ हम लिख सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, और यहाँ मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो हम सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की चर्चा कर लें। तो शुद्ध पदार्थ वह है जिसके सभी कण जो होते हैं, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? इसके सभी कण समान रासायनिक पदार्थ के, समान रासायनिक प्रकृति के, सभी जो कण होते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। यानी इनकी जो रसायन की प्रकृति होती है, जो रासायनिक प्रकृति होती है या विशेषता या गुण होता है, वह एक समान होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारे पदार्थों का एक दूसरे से मिश्रण हुआ होता है और इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। कई तत्व या यौगिक, ध्यान दीजिएगा, कई तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जब एक दूसरे में मिला दिए जाएं, जिनका कोई निश्चित अनुपात न हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। निश्चित अनुपात का न होना, अगर अनुपात निश्चित हो जाए तो फिर वो यौगिक हो जाएंगे। तो जिनका निश्चित अनुपात न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और अगर किसी पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक संरचना के हों, उन्हें, या समान रासायनिक प्रकृति के हों, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण हम 2 रूपों में कर सकते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ में पहला जो है वह तत्व है और जो दूसरा है वह यौगिक है। तत्व और यौगिक। तत्व, ध्यान दीजिएगा, तत्व और यौगिक ये क्या है? तो तत्व वे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या किसी भी विधि द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते या दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकते या अन्य सरल तत्वों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते या बदले नहीं जा सकते। जैसे लोहा है तो लोहा हर अवस्था में लोहा ही रहेगा,
उसे हम काटे पीटे गला दें, कुछ भी करें या वाष्पीकृत करने की कोशिश करें, तब भी वह जो लोहा है वह लोहा ही रहेगा, अन्य सरल पदार्थ में वह विघटित नहीं होगा। सोना है, हर अवस्था में वह सोना रहेगा, पारा है, हर अवस्था में वह पारा रहेगा। तो इस तरह से तत्व जो होते हैं वे विघटित नहीं होते हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्व की अब बात कर रहे हैं तो तत्व पर हम चर्चा कर लें तो इस समय तक वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है, जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वह 118 है। ध्यान दीजिएगा, और तत्व हो सकते हैं जिनका ज्ञान मनुष्य को नहीं है। ज्ञात तत्व जो हमें ज्ञात है, मनुष्य को जो ज्ञात है, उनकी संख्या कितनी है? 118 है। इन 118 तत्वों की बात करें तो इसमें 98 जो तत्व हैं वह प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में उपस्थित हैं, जबकि 20 तत्व जो हैं वह मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। और इस तरह से 98 और 20 तत्व, 98 प्राकृतिक तत्व और 20 मानव निर्मित तत्व मिलकर संपूर्ण तत्वों की जो संख्या है वह 118 है। अब हम बात करें इनके ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था की, कि कितने तत्व ठोस हैं, कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और कितने तत्व गैसीय अवस्था में हैं। तो हम इसकी अगर बात करें तो 118 तत्वों में ध्यान दीजिएगा, 11 तत्व जो हैं यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 2 तत्व हैं वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने का मतलब कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर, ध्यान दीजिएगा, कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर जो तत्व गैस अवस्था में होगा उन्हें हम गैसीय, यानी 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होते हैं, और 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं। और ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? पारा है और ब्रोमीन है। पारा और ब्रोमीन, पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है, और पारा और ब्रोमीन कमरे के समान टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं। पारा आप देखेंगे तो वह द्रव अवस्था में कमरे पर रहेगा, उन्हें ठोस और गैसीय तो बदला जा सकता है, अलग बात है, टेम्परेचर बढ़ा और घटा करके, लेकिन 11 तत्व सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था, 2 तत्व द्रव अवस्था में, 11 2 13 हुए, और 115 तत्व जो होते हैं वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस ब्रह्मांड में 115 तत्व ठोस अवस्था में, 2 तत्व द्रव अवस्था में, 11 तत्व, 105 तत्व ठोस अवस्था में, 11 तत्व गैसीय अवस्था में तथा 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह से संपूर्ण जो तत्व हैं वह 118 हैं, 11 गैसीय, 2 द्रव और 105 ठोस। अब हम बात करें तत्व की, हम बात कर चुके हैं। तत्व से थोड़ा बाहर निकलें तो तत्व को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। यानी तत्व को भी हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, धातु में, अधातु में और उपधातु में। अब हम धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे, उपधातु किसे कहेंगे, तो इसकी चर्चा कर ली जाए। धातु वह होता है, ध्यान दीजिएगा, धातु वह होता है जिसमें विशेष चमक हो। धातु में क्या होता है? विशेष चमक होती है। दूसरी बात, पहली धातु में विशेष चमक, दूसरी बात है ताप और विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? धातु में एक विशेष चमक होती है, ताप और विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, इसमें आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्ध्य होता है। यानी आघात वर्ध का मतलब हुआ कि आघात सहने की शक्ति होती है, अगर कोई उसे पीटे तो वह उसे सहन करता है। चौथा जो है, आघात वर्धनीयता के बाद अगर चौथी अवस्था है वह
ध्वनि पूर्ण होती है, और पांचवी है कि उसमें तन्य होता है या तन्यता का गुण पाया जाता है। पहला धातु होगी तो उसमें विशेष प्रकार की उसकी अपनी चमक होगी। दूसरा ताप और विद्युत का सुचालक होता है धातु। तीसरा आघात वर्ध्य होता है, यानी अगर उस पर अगर चोट किया जाए तो वह चोट को सहने की क्षमता रखता है। आघात वर्ध्य होता है, आघात वर्धीनता का गुण पाया जाता है, अर्थात अगर कोई लोहे का अगर चद्दर है उसे अगर हम हथौड़े से खूब तेजी से पीटे हैं तो वह चद्दर फैलने लगता है, उसका प्रसार होने लगता है। सोना है, सोने को हथौड़ी से पीटा जाए तो वह चद्दर के रूप में परिवर्तित होने लगता है, वह फैलने लगता है। तो इसमें आघात सहने की क्षमता है, वह टूटता जल्दी नहीं है। दूसरी बात है इसमें प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। धातु क्या होता है? प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। यदि आप लोहे पर अगर हथौड़ा मारेंगे या लोहे की चद्दर पर जब हथौड़ा आप मारेंगे या किसी वस्तु से जब उस पर चोट करेंगे तो उसमें उससे प्रतिध्वनि निकलती है। एक बार घंटी आप बजाते हैं, कुछ समय तक घंटी की आवाज गूंजती है, यानी प्रतिध्वनि उससे निकल रही है। आपने एक बार चोट किया, कुछ समय तक वो झनझनाता है, उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है बार बार वो कंपन करती है, इसके कारण उसमें प्रतिध्वनि निकलती है। तो जो धातु होते हैं वह प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, प्रतिध्वनियता उसमें पाई जाती है। और अगला है इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है या तन्य होते हैं। यदि धातुओं को अगर एक निश्चित ताप पर अगर खींचा जाए तो यह एक धागे के रूप में परिवर्तित हो सकती है। लोहे का तार बनाया जा सकता है। गहनों का निर्माण सोने के तार से किया जाता है। तांबे का तार भी हम देखते हैं, एल्युमिनियम, तो ये तांबे का तार भी हम देखते हैं। तो ये सब क्या है? धातु हैं, और ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करें अधातु की। उदाहरण आप देख ही रहे हैं, सोना, लोहा, ये सारे क्या हैं? तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातु के उदाहरण हैं। अधातु की बात अगर की जाए तो अधातु वे होती है जिसमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, यानी इसके विपरीत ताप और विद्युत का कुचालक होता है। धातु चालक सुचालक होता है, जबकि अधातु क्या होता है? ताप और विद्युत का कुचालक होता है। अगला आघात वर्ध्य नहीं होता है, वह क्षणभंगुर होता है। अगर आप उस पर अगर चोट करेंगे वह टूट जाएगा, वह आघात को सहन नहीं कर पाएगा, वह चोट को सहन नहीं कर पाएगा, वह कई भागों में टूट जाएगा। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा है, हीरे पर अगर खूब तेज हथौड़ा चलाया जाए या उसे तोड़ा जाए तो वह चौड़ा चिपटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? टूट जाएगा कई भागों में। ग्रेफाइट है, हथौड़ा मारेंगे, कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें क्षणभंगुरता, धातु में क्षणभंगुरता पाई जाती है। प्रतिध्वनि, वो प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हथौड़ा मारेंगे वह टूट जाएगा, उसमें कोई प्रतिध्वनि वहां से नहीं आएगी क्योंकि वह टूट गया है, बिखर गया है। अगला, उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये जिसमें ये सारी चीजें न पाई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातुओं को अगर देखें तो अधातुओं में बोरान है। अधातुओं में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, अधातु ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये अधातु के उदाहरण हैं। और उपधातु की हम बात करें तो जिसमें धातु और उपधातु दोनों की विशेषताएं समाहित हो, यानी जो धातु की भी विशेषता रखता हो और अधातु की भी विशेषता रखता हो, यानी उसमें अगर विशेष प्रकार की चमक आ जाए, ध्यान दीजिए, विशेष प्रकार की चमक आ जाए लेकिन वह क्षणभंगुर भी हो, तो क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। यानी जिसमें दोनों के गुण विद्यमान होंगे, दोनों के गुण सम्मिलित रूप से कुछ कुछ अगर गुण विद्यमान हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु की अगर बात करें तो उपधातु में बोरान है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। तो इस तरह से ये तत्व हमने पढ़ा। और पदार्थ की शुद्ध अवस्था में दूसरा क्या है? यौगिक है। यौगिक की बात की जाए तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं, लेकिन इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे यौगिक की बात करें तो पानी एक यौगिक है। पानी में H2O हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के परमाणु तथा एक ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर पानी का जल के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं।
जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं, और इस तरह से इनका क्या है, एक निश्चित अनुपात है, 2 संबंध 1 का आप देख रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 2 संबंध 1 का है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल की एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, यौगिक हैं, और इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जल में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का वह गुण विद्यमान नहीं है, ऑक्सीजन का भी वो गुण विद्यमान नहीं है, और एक तरह से इनमें एक जो रासायनिक संरचना में ही परिवर्तन आ जा रहा है, जिसके कारण हम इन्हें यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक का निर्माण होता है, जिनका अनुपात निश्चित होता है। उन यौगिकों का, उन तत्वों का अनुपात जो होता है यौगिक में निश्चित होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और इसे सामान्य भौतिक क्रिया द्वारा जल को और जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य भौतिक अभिक्रिया, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा इनके परमाणुओं को, जल के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को अलग नहीं किया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनका मुख्य घटक कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक से आप समझ रहे हैं कि कार्बन है उसमें, यानी इसका मुख्य जो घटक तत्व है, जो मुख्य तत्व है वह क्या है, कार्बन है। और कार्बनिक यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन का बंध होता है कार्बनिक यौगिकों में। ध्यान दीजिएगा, जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन हो और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम, ये सब उदाहरण कार्बनिक यौगिक के हैं। जबकि बात करें अकार्बनिक यौगिक की, तो इसमें कार्बन प्रमुख नहीं होता है, कार्बन जो तत्व होता है वह प्रमुख नहीं होता है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बंध होता है वह अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण हम इन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यह अकार्बनिक यौगिक हैं। और अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो यह अजैविक, अकार्बनिक जो यौगिक है यह अजैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन किसी जीवित जैविक वस्तु से ही प्राप्त किया जा सकता है सामान्य अवस्था में। तेल किसी पेड़ पौधे से, क्या वो तो सजीव है ना पेड़ पौधा। तो यानी कार्बनिक यौगिक सामान्यतः जैविक विधियों द्वारा या जैविक वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है, जबकि अकार्बनिक जो है यह सामान्यतः अजैविक पदार्थों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो धावन, सोडा और नमक, नमक कहां से प्राप्त करते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो समुद्र क्या है, अजैविक स्रोत है, जैविक स्रोत तो है नहीं, अजैविक स्रोत है। तो धावन, सोडा और कार्बन अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। तो इस तरह से द्रव्य के शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने तत्व और यौगिक को पढ़ा। तत्व के अंतर्गत हमने धातु, अधातु और उपधातु को देखा, तथा यौगिक के अंतर्गत हमने कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को देखा। अगला जो है वह मिश्रण है। तो अगले चार्ट में हम मिश्रण को देख लेते हैं, या इसी चार्ट में हम मिश्रण को देख लेते हैं। मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, यौगिक और मिश्रण इन दोनों के संदर्भ में आपने देखा है, यौगिक में आपने क्या देखा है, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग की संयोजन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। लेकिन मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अंतर, विशेष रूप से अंतर यह है। और अगला जो अंतर है, पहला 2 से 2 या
2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक, ध्यान दीजिएगा, तत्व भी है और यौगिक भी है। अगला शर्त है अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित यानी निश्चित नहीं, अनिश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। और तीसरा इसका है कि इसे सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा अलग या पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण वे हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात से निर्मित हैं तथा इन्हें सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक में पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल बनाते हैं तो उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। लेकिन मिश्रण में रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक जो उनका गुण है वो बना रहता है। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, और समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो हम पहले देखें समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी या असमांगी, कहीं कहीं आप इन्हें विषमांगी पढ़ेंगे और कहीं कहीं असमांगी पढ़ेंगे। तो इस तरह से कई किताबों में विषमांगी लिखा है, कई किताबों में इन्हें असमांगी लिखा है। तो जो मिश्रण होते हैं 2 तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इनमें अंतर क्या है, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, तथा क्या इनमें भी कोई भेद है क्या, तो इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो समांगी मिश्रण वे कहलाते हैं जब 2 तत्व या 2 यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक समान रूप से एक दूसरे में घुल जाएं, तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समान रूप से, समरूप से एक दूसरे में घुल जाएं, एक दूसरे में समाहित हो जाएं, जिन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण का अगला नाम क्या है, विलयन है। अगर कोई कहे कि यह विलयन है तो आप समझ जाइएगा कि यह समांगी मिश्रण है। यानी अगर नमक, यदि जल में हम चीनी घोल दें तो यह चीनी क्या होगा, संपूर्ण जल में विलय है। और संपूर्ण जल को हम क्या, ऊपर का जल पिएंगे तो हमें बहुत मीठा लगेगा, या तल का जल जो होगा, नीचे का जो जल होगा वह हमें कम मीठा लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी वह संपूर्ण जल में एक समान घुला हुआ है, समरूप से घुल जाता है, और उस घुलन को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और इसे ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे जल में चीनी का घुल जाना। तो विलयन में 2 तत्व होते हैं, विलायक और विलेय। अब हम समझते हैं विलायक क्या है और विलेय क्या है, जिन दोनों से मिलकर विलयन का निर्माण हो रहा है। तो विलायक जल है और विलेय जो है वो चीनी है। विलायक वह है जो विलेय को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वह विलायक है। यानी जल क्या करता है, चीनी को अपने अंदर समेट लेता है, समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वह क्या हुआ, विलायक हुआ। और विलेय क्या है, चीनी जो है वह विलेय है। यानी जो विलायक में समाहित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो चीनी क्या हुआ, यहाँ विलेय हुआ। अगर हम बात करें विलेय और विलायक में सबसे अधिक अनुपात निश्चित नहीं होता है। इसमें निश्चित अनुपात में होंगे तो यौगिक हो जाते हैं ना, तो यहाँ अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन विलायक की मात्रा विलेय से हमेशा अधिक होती है। यानी जो जल है वह चीनी से हमेशा अधिक रहेगा, तभी अपने में घोल पाएगा चीनी को।
जल को हम कम कर दें और चीनी अधिक कर दें, क्या वह जल चीनी को घोल पाएगा अपने में? नहीं घोल पाएगा। तो विलायक की मात्रा विलेय से क्या होती है? अधिक होती है, और अधिक होगी तभी तो यह विलेय पदार्थ को अपने में समेट लेगी। तो विलयन में दो तत्व होते हैं, दो तथ्य होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक वह है जो विलेय को अपने अंदर समेट ले, और विलेय वह है जो विलायक के अंदर समाहित हो जाए। तो इस तरह से समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। स्पष्ट हुआ? यानी समान रूप से विलेय, समांगी का मतलब समान रूप से चारों तरफ फैला हुआ। तो जल में चीनी चारों तरफ क्या हुआ है? समान रूप से फैला हुआ है। अब हम देखें विषमांगी या असमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो इनके दो भेद हैं। यहाँ समांगी को ही विलयन कहते हैं, लेकिन विषमांगी के दो भेद हैं। एक है कोलॉयड और दूसरा है निलंबन। अब आप सोच रहे हैं कि यह क्या है? विषमांगी में कोलॉयड और निलंबन क्या है? आखिर ये क्या चीज है या क्या घन चक्कर है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम विषमांगी समझ लेते हैं। विषमांगी वह है जिसमें विलेय पदार्थ में जो विलायक पदार्थ है उसमें जो विलेय है वह संपूर्ण रूप से विलेय नहीं हो पाता है, और उनका जो वितरण होता है वह असमान होता है। जैसे अगर हम किसी जल में मिट्टी घोल दें तो मिट्टी उस संपूर्ण जल में एक समान नहीं होगा। जो जल का तल होगा वहां पे मिट्टी का जो घनत्व होगा वह सर्वाधिक होगा। जो भारी कण जो मिट्टी के होंगे वह जल में बैठ जाएंगे नीचे की तरफ, वह विलयन संपूर्ण नहीं होगा। ऊपर मटमैला दिखेगा, बिल्कुल महीन जो कण होंगे उसके जो बिल्कुल महीन कण होंगे वह उसके तल पर हमें दिखाई देंगे, जबकि भारी जो उसके कण होंगे वह तलहटी में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, या अगर हम ऐसे अगर हम इसे परिभाषा दें तो दूसरी विषमांगी की यह परिभाषा हो सकती है कि इसमें ध्यान दीजिएगा, विषमांगी में जो तत्व मिला होता है, जो विलेय तत्व मिला होता है वह समरूप नहीं मिला होता है, और समरूप न मिले होने के कारण विषमांगी, उन्हें हम विषमांगी कहते हैं। जैसे जल और तेल को आपस में मिला दीजिए, पता चलेगा कि जो जल है ऊपर तैर रहा है, हल्का होने की वजह जो जल है वह नीचे बैठ गया है, जो तेल है ऊपर तैर रहा है। क्योंकि तेल का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है, और कम घनत्व होने के कारण जो जल तेल होता है वह जल के सतह पर आ जाता है। तो इस तरह से तेल और जल का जो मिश्रण है यह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा, यानी वह तेल उस जल में संपूर्ण रूप से समाहित नहीं है। दूसरी बात, तो इन्हें भी हम दो भागों में बांट देते हैं, पहला कोलॉयड है और दूसरा निलंबन है। यानी विषमांगी पदार्थों में कोलॉयड क्या है और निलंबन क्या है, तो हम इनकी भी चर्चा कर लें। ध्यान दीजिएगा, कोलॉयड वह है जो समांगी तो प्रतीत होता है लेकिन समांगी नहीं होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हम कहें तो दूध है। आप देखते हैं कि जब हम दूध गर्म करके रखते हैं तो ऊपर एक क्रीम का लेयर एक पैदा हो जाता है, क्रीम का एक स्तर हमें दिखाई देने लगता है। यानी जो क्रीम है वह दूध के अन्य कणों से वह हल्का है, उसका जो घनत्व है हल्का है, और वह दूध के ऊपर हमेशा तैरता रहता है। दूध की तलहटी में जो भारी घनत्व के जो पदार्थ हैं वे नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के घनत्व के जो पदार्थ हैं वह उसके ऊपरी सतह पर आकर तैरने लगते हैं। जैसे दूध में को गर्म करके रखते हैं तो ऊपर क्रीम बन जाता है। यही कारण है कि जब हम उसे दही जमाते हैं तो छाली का निर्माण हो जाता है। और दूध जो है यह कोलॉयड मिश्रण का एक उत्तम उदाहरण है। कोहरा हम देखते हैं तो कोहरा क्या है? कोलॉयड मिश्रण ही है। हम बादल देखते हैं तो बादलों में जो समान पानी या अन्य धूल कणों का जो योग है वह सब जगह समान नहीं होता है, कहीं वर्षा अधिक होती है कहीं कम होती है। तो बादल भी क्या है? कोलॉयड मिश्रण के उदाहरण हैं। तो इस तरह से कोहरा है, धुआं है,
धुआं में भी आप देखेंगे कि जो मध्य का जो धुआं उठता है उसमें घनत्व ज्यादा होता है, जबकि उसके किनारों का घनत्व क्या होता है, क्रमशः कम होता जाता है। तो धुआं भी क्या है, कोलाइड है। लेकिन हमें ये समांगी प्रतीत होते हैं, कोलाइड जो होते हैं समांगी प्रतीत होते हैं कि संपूर्ण रूप से मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से कोलाइड विषमांगी के उदाहरण हैं। इसका दूध सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो दूध को पूछा जा सकता है कि कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है या दोनों है या दोनों नहीं है। तो जो दूध है वह विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी में भी पूछा जाए कोलाइड है या निलंबन है, तो दूध कोलाइड का उदाहरण है। अब हम निलंबन की बात कर लें कि निलंबन क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि निलंबन यानी बिखरे हुए भाग, निलंबित कर देना। यानी अगर किसी विलेय पदार्थ में विलायक में अगर विलेय को मिलाया जाए तो उसके तत्व जो होते हैं उसमें पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, बल्कि पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, बल्कि वे टूट कर बिखर जाते हैं। उसमें टूट कर उनके जो कण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उन्हें हम निलंबन कहते हैं। अब इसके निलंबन में क्या, जैसे कोई किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसे निलंबित कर दिया जाए। यानी निलंबित होने का मतलब क्या है, वह व्यक्ति उस संस्थान का तो है, यानी उससे जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वह वहां कार्य नहीं कर सकता है। उस संस्थान में जाएगा, हाजिरी देगा, लेकिन काम वगैरह उसका कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का अगर निलंबन कर दिया जाए तो संस्थान में जाना होता है, जाता है, लेकिन कार्य नहीं करता है, कार्य मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ निलंबित क्या हुआ, उसे अलग कर देना, बिखर देना। तो इस तरह से जो निलंबन होता है, तो निलंबन में ध्यान दीजिएगा, इसमें संपूर्ण रूप से विलेय पदार्थ विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। यदि हम जल में बालू मिला दें और घोल दें तो बालू के कण हमें स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देने लगेंगे, मिलेंगे नहीं जल में। तो वह क्या हुआ, निलंबन हुआ। तो इस तरह से हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन देखा। अगले चैप्टर में हम इन तीनों के बीच, इनके कणों के आकार में, इनके प्रमुख पृथक्करण की विधियों में, ये सारे हम चीज आगे इनको तीनों डिफाइन अलग करके हम तीनों के बीच अंतर को देखेंगे। तो इस तरह से द्रव्यों का वर्गीकरण हमने, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रूप से दो वर्गों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में किया। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में तोड़ा और हमने देखा तत्व और यौगिक। तत्वों को हमने तीन भागों में विभाजित किया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में विभाजित किया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण को हमने दो भागों में तोड़ा और हमने देखा समांगी मिश्रण, जिसे विलयन भी कहते हैं, और दूसरा विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण को भी हमने दो भागों में तोड़ा, और इसमें कोलाइड और निलंबन को हमने देखा। अब हम इन विषमांगी मिश्रणों में विलयन, कोलाइड और निलंबन को आगे पढ़ेंगे, तो हम उनकी चर्चा आगे करें। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीपीएससी 67वीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स का, परीक्षा मंथन परिवार द्वारा एक क्रैश कोर्स का संचालन किया जा रहा है, और आप लोगों के सहयोग से ही इसका संचालन किया जा रहा है। प्रारंभ में तो संस्थान का था कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बच्चों की आई कि इस संस्थान को इसे सुचारू रूप से इस कोर्स को संचालित किया जाए। प्रारंभ में था कि कुछ चैप्टर हम दे देंगे बच्चों के लाभ के लिए, बच्चे उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन बच्चों की ही ये मांग रही कि इस कोर्स को जारी रखा जाए, इसे संचालित किया जाए और एक व्यापक फलक पर इसे स्थापित किया जाए। तो आप लोगों के मांग पर ही, और विशेषकर बीपीएससी प्रतियोगी छात्रों के मांग पर ही इस क्रैश कोर्स को संचालित किया जा रहा है। आपके लाभ को या आपके हित को देखते हुए बिल्कुल कम दाम में इसका जो कोर्स जब संचालित शुरू हुआ तो उस समय इसका मूल्य 399 रुपया रखा गया था, लेकिन वर्तमान में सुशासन दिवस कहें, क्रिसमस डे कहें या तुलसी दिवस कहें, तो इस अवसर पर इसका जो मूल्य था वह 99 रुपया रखा गया।
और कहा गया कि इस समय तक जिनका एडमिशन हो गया 99 में हो जाएगा, अन्यथा पुनः इस डेट के बाद यह अपने पुराने मूल्य पर लौट आएगा। लेकिन संस्थान द्वारा आपके हित में यह पुनः निर्णय लिया गया है कि कल 3 बजे तक यदि आप एडमिशन ले लेते हैं या अपने दोस्तों का एडमिशन करा देते हैं तो 99 रुपए में होगा। यानी इस डेट को क्या किया गया है, इस समय को थोड़ा बढ़ा दिया गया है आपके हित को देखते हुए। तो आप स्वयं इस संस्थान से जुड़िए, आपके जो मित्र या जो आपसे जुड़े हुए हैं और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन्हें भी संस्थान से जोड़िए। और इतने कम दाम में जिन्हें आप एक बैठने में नाश्ते में खर्च कर सकते हैं या किसी भी काम में खर्च कर सकते हैं, इतने कम मूल्य में मात्र 99 रुपए में आपको यह क्रैश कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें सामान्य विज्ञान तो आप देख ही रहे हैं, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जीव, ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में भारत और बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो भारत की पॉलिटी और बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम, इसके साथ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं बिहार के, महत्वपूर्ण इतिहास के जो तथ्य हैं, जो बिहार से सर्वाधिक तथ्य इतिहास के जुड़ते हैं। प्राचीन काल की हम बात करें तो तमाम धर्म संप्रदाय बिहार से जुड़ते हैं। अगर हम बात करें तो जैन बौद्ध धर्म जाकर वहाँ जुड़ते हैं। तमाम विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में उपस्थित रहे, उनकी बात करें तो, और वहाँ के इकोनॉमिकल सर्वे की बात करें, वहाँ की जनगणना की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इन सारी विषयों से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको दिए जाएंगे और आप इन्हें देखेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि आप में परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। तो आप स्वयं जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़िए और आप स्वयं बढ़िए और इस परिवार को भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और इसके साथ ही हम अगले टॉपिक पर चलें तो विलियन, कोलाइड और निलंबन में अंतर हम देख लेते हैं। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से आप जानते हैं कि यह जो टॉपिक है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें सामान्य विज्ञान में पहले जो टॉपिक चले हैं वह मापक के तहत चले हैं, मापक यंत्रों के तहत चले हैं, प्रकाश से हुए हैं, ध्वनि से हुए हैं, तरंग से हुए हैं। तो आप उन्हें भी इस क्रैश कोर्स से जुड़कर उन कक्षाओं को आप देख सकते हैं। प्रकाश में बहुत सारे तथ्यों को समाहित किया गया है, मापक यंत्रों में मापक यंत्रों को समाहित किया गया है, जहां से बीपीएससी ने सबसे अधिक प्रश्न बनाए हैं। और आपके साथ साथ हम बात करें तो हमारा यह जो संस्थान है या जो ये टीम है, परीक्षा मंथन परिवार की जो टीम है, आपके लिए बेहद अथक परिश्रम कर रही है। और परिश्रम करके आपके लिए जो कुछ भी लाया जाता है, कई किताबों का सार एक तरह से है। आप कई किताबों में इन्हें ढूंढेंगे तो बमुश्किल पाएंगे, तो कई तथ्यों का सार है। आपके साथ साथ आपके अध्यापक भी आपके साथ काम करते हैं, आईटी सेक्टर पर भी यहाँ के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो आप आइए और फिर आगे देखिए विलियन, कोलाइड और निलंबन में अंतर क्या है, तो हम इस पर बात करें। तो हम पहले देखते हैं विलियन, कोलाइड और निलंबन, ये तीनों में अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके अगर हम बात करें, यहां बांट दें कणों का आकार, यानी अगर हम पहले की बात करें तो इनके कणों के आकार में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, विलियन के जो कण होते हैं, इनके कणों का जो आकार होता है 10 पर घात -9 मीटर होता है। मीटर से कम होता है, 10 पर घात -9 मीटर से कम होता है या इतना तक होता है। जबकि कोलाइड के कणों की हम बात करें तो 10 पर घात -7 से लेकर 10 पर घात -9 मीटर तक होता है। यानी कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, 10 पर -7 तथा से लेकर 10 पर घात -9 तक होता है। निलंबन की बात करें तो निलंबन के जो कणों का आकार होता है वह 10 पर घात -7 मीटर से अधिक होता है। यानी कणों का आकार विलियन में सबसे कम है, कोलाइड में उससे कम है, जबकि निलंबन में
कोलाइड में उससे अधिक है, जबकि निलंबन में सबसे अधिक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कणों के आकार विलयन में 10⁻⁹, कोलाइड में -7, 10⁻⁻7 से -9 तथा निलंबन में -7 से कम होता है। तो इस तरह से इनके कणों के आकार में अंतर है। अगली हम बात करें दूसरी, तो इन्हें हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम दृश्यता, अगर दूसरा है अगर दृश्यता, तो दृश्यता की हम बात करें तो इन्हें नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कोलाइड बहुत मुश्किल से हम इनके कणों को देख पाते हैं। कभी कभी आप दूध पे देखते हैं कि अगर उसका मक्खन, अगर उसकी वसा अगर ऊपर दूध की आ जाती है तो हमें दिखाई देने लगती है। तो इन्हें बमुश्किल हम देख पाते हैं। तो इस तरह से कोलाइड मुश्किल से दिखते हैं, मुश्किल से दिखते हैं, जबकि निलंबन के कण हमें दिखते हैं। यदि हम दृश्यता की बात करें तो विलयन की दृश्यता बिल्कुल नहीं होती है, विलायक की दृश्यता मुश्किल से होती है तथा निलंबन में दृश्यता होती है, जिसके कारण हम उन्हें देख पाते हैं। कारण क्या है? इनके कणों का आकार बड़ा होना। कणों के आकार बड़ा होने के कारण क्या है? इनके कणों को, विलेय कणों को हम देख पाते हैं। जैसे जल में हम अगर बालू मिला दें तो हम बालू के कणों को क्या देख पाते हैं। तो यानी निलंबन में हम कणों को देख पाते हैं, इनमें दृश्यता होती है, देख पाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, कोलाइड में टिंडल प्रभाव होता है तथा निलंबन में भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, टिंडल प्रभाव विलयन में बिल्कुल नहीं होता है, कोलाइड में और निलंबन इन दोनों में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो यानी जो कोलाइड, यानी जो बिस्मांगी मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण के दोनों भाग हैं ना, कोलाइड और निलंबन, तो बिस्मांगी मिश्रणों में टिंडल प्रभाव हमें दृष्टिगत होता है। और यही कारण है कि प्रकाश को हमको एक मार्ग से गुजरते हुए देख पाते हैं। अगला अगर हम तीसरा, चौथा अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन्हें अस्थाई स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, अगला है चौथा, अस्थाई स्थिति में इन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो अस्थाई स्थिति में जो विलयन के जो कण होते हैं, कण वह विलीय रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन के जो कण होते हैं, जैसे हम अगर जल में चीनी घोल दें तो चीनी का कण नीचे नहीं बैठता है, अगर एक बार घुल गया तो नीचे नहीं बैठने जाएगा चीनी का कण। तो इसमें जो अस्थाई स्थिति में हम अगर छोड़ दें तो विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड में भी जो कण बहुत विशेष परिस्थितियों में इसके कण जो होते हैं नीचे बैठते हैं, या ये भी नीचे नहीं बैठते हैं। दूध में आप देखिए तो दूध का कण कोई नीचे नहीं बैठता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में मक्खन हमें ऊपर दिखाई देता है और दूध उसके नीचे दिखाई देता है। तो यह विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है, तो इसके भी जो कण होते हैं नहीं बैठते हैं। जबकि निलंबन के कण भारी होते हैं, इनका घनत्व तो अधिक होता है और इनके कण अगर अस्थाई हम छोड़ दें तो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब इसे ऐसे, अगर जल में ध्यान दीजिए, अगर हम बालू डाल दें और खूब तेजी से घुला दें और थोड़ी देर हम उसे जल को अस्थाई छोड़ दें, बालू का कण क्या होगा, अपने आप पेंदी में बैठ जाएगा, जल के तल पर बैठ जाएगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो अस्थाई छोड़ देने पर निलंबन के कण बैठ जाते हैं। तो चौथा अंतर जो था, अस्थाई स्थिति में विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, कोलाइड के भी कण नीचे नहीं बैठते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें दिखते हैं वो भी ऊपर, और निलंबन में जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अगली हम बात करें पांचवी, इन्हें भौतिक विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पृथक्करण, पांचवा जो अंतर है वह पृथक्करण का अंतर है। इन्हें विलयन को, ध्यान दीजिएगा, विलयन को हम अपकेंद्रण विधि या फिर छनन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को हम
अपकेंद्रण विधि या छनन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि कोलाइड को हम अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं और निलंबन को हम छनन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो पृथक्करण का जो है वह अगला जो टॉपिक है, जो पांचवा अंतर है वह पृथक्करण है। विलयन को हम अपकेंद्रण और छनन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, कोलाइड को हम अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं और निलंबन को हम छनन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब पदार्थ के कणों को, विभिन्न पदार्थों के आपस में मिले हुए मिश्रण के कणों को अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें ऊर्ध्वपातन विधि है, वाष्पीकरण विधि है, अपकेंद्रण विधि है, छनन विधि है, क्रोमैटिक विधि है। तो इन विधियों का उल्लेख हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस विधियों से अक्सर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। वह चैप्टर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां तमाम सारी विधियों का प्रयोग किया जाएगा कि कौन से पदार्थ किस विधि द्वारा हम किन पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण विधि क्या है, छनन विधि क्या है, या ऊर्ध्वपातन विधि क्या है, या वाष्पीकरण क्या है, क्रोमैटिक विधि क्या है, ये सारी विधियां जो है इनका का हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो ये मूल रूप से विलयन, कोलाइड और निलंबन के बीच ये 5 अंतर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगली क्लास की हम बात करें तो टिंडल प्रभाव, हमने कहा था विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, जबकि कोलाइड और निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो आखिर टिंडल प्रभाव क्या होता है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टिंडल प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, इसका हम उदाहरण अगर देखें, टिंडल प्रभाव का अगर हम उदाहरण देखें, टिंडल प्रभाव हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम किसी घने वृक्ष के नीचे या किसी घने जंगल में, जहां अंधेरा हो, ध्यान दीजिएगा, हम वहां खड़े हैं किसी घने अंधेरे जंगल में। सूर्य का प्रकाश जब आता है, उन वृक्ष के आच्छादन से जब छन कर आता है, तो हमें लगता है कि उस प्रकाश का एक मार्ग बना हुआ है, जिसमें कई सारे जो वायुमंडलीय कण होते हैं वो झिलमिलाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ये भी छोड़ दीजिए, तो हम आपके रूम की बात करें, तो हम अपने रूम में जब अंधेरा हो या चारों तरफ से हम अपना अगर रूम बंद कर दें, अंधेरा हो, बाहर प्रकाश हो, और किसी बिंदु द्वारा या किसी छिद्र के द्वारा दीवार से हमारे रूम में यदि प्रकाश आ रहा है, या खिड़की के किनारे हम बैठ जाएं कुछ दूरी पे, तो खिड़की से जो प्रकाश आता है जो रूम के अंदर, तो हम देखते हैं कि प्रकाश एक मार्ग में आता हुआ हमें दिखाई देता है, एक मार्ग प्रकाश का हमें बन जाता है। और हम उस मार्ग में जब देखते हैं तो वायुमंडल के बहुत सारे जो कण होते हैं, जो धूल कण, वाष्प कण वगैरह जो कण होते हैं, ये हमें झिलमिलाते हुए, गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वायु भी क्या है, वायु कोलाइड है। वायु क्या है, वायु कोलाइड है, यानी विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण में ही हमें प्रकाश का टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो वह वायुमंडल में हमें दिखाई देता है कि प्रकाश आ रहा है हमारे कमरे में, और उसका एक नियत मार्ग बना हुआ है, और प्रकाश और वायुमंडल के विभिन्न कण क्या हो रहे हैं, उसमें झिलमिला रहे हैं। या हम फिल्म हॉल में बैठे होते हैं, तो फिल्म हॉल क्या होता है, अंधेरा कर दिया जाता है, और पीछे से प्रकाश पर्दे पर दिया जाता है, और वह प्रकाश हमें जाते हुए एक विशेष मार्ग से पर्दे पर वह प्रकाश जाते हुए हमें दिखाई देता है। तो उस प्रकाश का विशेष मार्ग जो हमें दृष्टिगोचर होता है, वह दृष्टिगोचर होना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी विषमांगी मिश्रण में यदि प्रकाश का मार्ग अगर हमें दृष्टिगोचर होने लगे, तो वह प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होना ही टिंडल प्रभाव कहा जाएगा। 3 उदाहरणों द्वारा इसे हमने समझा कि घने वन में प्रकाश का छन कर नीचे आना, विशेष मार्ग दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में हम बैठे हो तो बाहर से जब प्रकाश आता है तो विशेष मार्ग हमें दिखाई देता है, जिसमें वायुमंडल के विभिन्न कण झिलमिलाते हैं। फिल्म हॉल में बैठे होते हैं तो पीछे से आ रहा प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। ये सब क्या है, टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव, और टिंडल प्रभाव होता कहाँ है, हमेशा विषमांगी मिश्रण में ही संभव है, विलयन में संभव नहीं है, और विषमांगी में, कोलाइडी में भी संभव है, और निलंबन में भी संभव है। आगे हम बात करें तो अगला जो चैप्टर है वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से है।
तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना और संगठन में अंतर नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। पहला, पदार्थ की, पहला क्या है? पदार्थ की रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन। और दूसरा है पुनर्प्राप्ति। इन दो आधारों पर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझ सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन नहीं होता है और इनकी पुनः प्राप्ति संभव है, उसी रूप में इनकी पुनः प्राप्ति कर ली जाती है। भौतिक माध्यमों द्वारा उनकी पुनः प्राप्ति संभव है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन हो जाता है और इनकी पुनर्प्राप्ति भौतिक विधियों द्वारा संभव नहीं होती है। तो हम इसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा, और रासायनिक परिवर्तन क्या है। जैसे दहन की बात करें, दहन में कोयले का जलना, यह जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और यहाँ भौतिक परिवर्तन। यानी कोयले का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, ध्यान दीजिए, कोयला जलकर राख बन गया, हम इनकी पुनर्प्राप्ति नहीं कर सकते हैं सामान्य विधियों द्वारा। दूसरा, इनके रासायनिक गुणों में और संगठनों में क्या हो गया? अंतर आ गया। कोयला का रासायनिक संगठन और गुण अलग था, अब उनके राख का रासायनिक संगठन और गुण अलग होगा। लेकिन बल्ब जो जल रहा है, बल्ब को हमने स्विच ऑफ किया, बल्ब बुझ गया, कोई रासायनिक और गुणों में परिवर्तन तथा उसके संगठन में परिवर्तन नहीं आया है। और पुनः बल्ब को हम जलाना चाहें तो स्विच हमने ऑन किया, पुनः बल्ब जलने लगा, अर्थात जलते हुए बल्ब को पुनः हम जलाते हुए देख रहे हैं कि वह एक क्या है? भौतिक अवस्था है, पुनः हमने प्राप्त कर लिया। या बुझे बल्ब को जलाया, फिर हमने बुझा दिया, तो ये क्या हुआ? उसे जिस अवस्था में था उस अवस्था में हमने आसानी से उसे भौतिक साधन द्वारा प्राप्त कर लिया। तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कोयले का जलना या लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी हम बात करें तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता है तो उसकी धागा जल जाती है, उससे ऊर्जा निष्कासित हो रही है। लेकिन वही मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघल गया, पुनः उस पिघले हुए मोम को से हम मोम ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जब हम इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि मोम और मोमबत्ती के बीच में दोनों परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल रहा है, धागा जल रहा है, यह रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम पिघल रहा है, यह भौतिक परिवर्तन है। हम बात करें तो खाना बनाना, खाना का भोजन पकना, बात करें भोजन पकना या खाना बनना, भोजन पकना। हमने कच्चे चावल को पकाकर बॉयल राइस में बना दिया, यानी भात बना दिया। अब पुनः हम उस भात से उस चावल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसके भौतिक संगठन में और उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में अंतर भी आ गया है। तो इसलिए भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ध्यान दीजिएगा जल का
बर्फ बनना या गैस बनना, जल का बर्फ बनना, जल बर्फ बना, बर्फ पिघल कर पुनः हमने जल में परिवर्तित कर लिया बिना किस भौतिक माध्यम द्वारा। तो जल का बर्फ बनना क्या है? यह भौतिक परिवर्तन है, जबकि भोजन का पकना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी जिनके भौतिक रासायनिक गुणों में तथा उनके संघटनों में परिवर्तन आ जाए वे रासायनिक परिवर्तन, तथा जिनकी पुनर्प्राप्ति सामान्य साधन द्वारा या भौतिक साधन द्वारा जल्दी प्राप्त न हो या भौतिक विधियों द्वारा प्राप्त न हो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन, और तथा उनमें जो दोनों अनुपस्थित हों यानी तो हम उसे भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को हमने देखा। उधर्वपातन जो होता है, उधर्वपातन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यह चैप्टर हमारा क्लोज हुआ, पूरा हुआ। फिर हम आपको अगले दिन मिलेंगे, नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, और वह क्लास भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी और आपकी 67वीं परीक्षा पर ही वह केंद्रित होगी जहां से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि 25 दिसंबर तक इस क्रैश कोर्स का जो न्यूनतम मूल्य था 99 रुपया निर्धारित किया गया था संस्थान द्वारा आप लोगों के लिए ही। लेकिन संस्थान बच्चों के एडमिशन अत्यधिक होने के कारण संस्थान द्वारा यह पुनः निर्णय लिया गया है कि बच्चों तक यह कोर्स अधिक से अधिक पहुंचे। अतः कल 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक इसका मूल्य 99 रुपया ही निर्धारित रखा गया है, समय बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद अगर कोई आता है या हमारे संस्थान से जुड़ता है या क्रैश कोर्स परचेज करने की सोचता है तो उसे पुनः 399 देना होगा। तो आप लोग कम से कम दाम है तो आप लोग 300 रुपए का बचत कर सकते हैं अधिकतम, और न्यूनतम मूल्य में आप इस संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। आप हमारे परीक्षा मंथन ऐप को भी, एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले से आप इसे ऑफिशियल परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर है, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। संस्थान से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और इसी के साथ फिर हम आपसे अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।